हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं। आ चुका है शुक्रवार का दिन जब हम और आप मिलकर लेते हैं जायजा डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम खबरों का, और साथ ही साथ हम सुनते हैं सोशल मीडिया अपडेट्स किसकी, DEPWD MSJE डिपार्टमेंट की। दोस्तों, आपके कमेंट्स, आपके कॉम्प्लीमेंट्स हमें लगातार मिलते हैं और आशा है कि आपका प्यार रेडियो उड़ान के साथ यूं ही बना रहेगा। बहरहाल, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रेडियो उड़ान को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, सभी जगहों पर, ताकि डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी तमाम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के कम्युनिटी कलर्स की। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए अदालत कक्ष के बाहर एक विकलांग शिकायतकर्ता से किया संपर्क। दिल्ली उच्च न्यायालय और UGC के निर्देश पर समावेशी सुरक्षा की मांग। UDID कार्ड से जुड़ी समस्याओं पर कोलकाता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुनेंगे जीन मेकिंग वर्कशॉप पर्पल फेस्ट गोवा 2025 में रचनात्मकता के उत्सव के बारे में। UDID और आरक्षण, दिल्ली हाईकोर्ट का संशोधन का आह्वान। बंगलुरु में होने जा रहा है रीयूनियन थिएटर प्ले। सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता समाचार। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं मैसूरू के मांड्या से। हम सभी ने कभी न कभी वादियों द्वारा न्याय के दरवाजे खटखटाने के बारे में सुना तो है। हालांकि शनिवार को मुद्दुर JMFC कोर्ट में मौजूद लोगों ने एक दुर्लभ घटना देख भी ली, जब उन्होंने न्यायपालिका को और सचमुच एक शिकायतकर्ता के पास न्याय देने के लिए जाते देखा। दोस्तों, मामला तब का है जब अदालत की एक कार्रवाई अदालत की ऊपरी मंजिल पर चल रही थी और तभी एक न्यायाधीश एक आंशिक रूप से लकवाग्रस्त बुजुर्ग शिकायतकर्ता के सामने सुनवाई करने के लिए नीचे की ओर दौड़ पड़े। ये बुजुर्ग सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ था। शिकायतकर्ता मादेगौड़ा एक दुर्घटना के बाद अपने एक पैर की गतिशीलता खो चुके हैं। वे अपने बीमा दावे के निपटारे के लिए अदालत आए थे। चलने में असमर्थ होने के कारण बुजुर्ग व्यक्ति अदालत भवन के बाहर बैठे रहे, जबकि अंदर कार्रवाई चल रही थी। जब वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश MS हरिनी को मादेगौड़ा की दुर्दशा के बारे में पता चला तो वे तुरंत अदालत कक्ष से बाहर निकल गईं और विकलांग शिकायतकर्ता के पास सुनवाई करने के लिए नीचे चली गईं। इतना ही नहीं, न्यायाधीश ने संबंधित बीमा कंपनी को पीड़ित को मौके पर ही 2.5 लाख रुपए का दावा देने का निर्देश दिया। तालुका विधिक सेवा के एक अधिकारी ने बाद में कहा कि बुजुर्ग व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ था, इसलिए न्यायाधीश नीचे आए और मामले की सुनवाई की। दोस्तों, खबर सुनते हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC को उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग, जाति आधारित भेदभाव, लैंगिक उत्पीड़न और विकलांगता आधारित भेदभाव से निपटने के लिए कड़े नियमों पर विचार करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि UGC को 2 महीने के भीतर ड्राफ्ट में मैकेनिज्म बताते हुए उन सुझावों और चिंताओं पर गौर करना चाहिए जो छात्रों के परिवारों और पीड़ितों ने उठाए हैं। ये कदम छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और साइबर या कैंपस आधारित उत्पीड़न से होने वाले जोखिमों को कम करने का उद्देश्य रखता है। न्यायालय ने रैगिंग और भेदभाव रोकने के लिए संस्थागत स्तर पर पारदर्शिता, शिकायत निवारण प्रणाली और समावेशी प्रथाओं को पुख्ता करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने UGC द्वारा प्रकाशित ड्राफ्ट नियमों और विशेषज्ञ समिति की परीक्षाओं का हवाला देते हुए कहा कि प्रभावी तंत्रों की आवश्यकता है और इन्हें व्यापक रूप से लागू किया जाना चाहिए।
ये निर्देश उन याचिकाओं की पृष्ठभूमि में आया है जो रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं ने दायर की थी। याचिकाएं विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव और उससे जुड़ी घटनाओं को रोकने पर मांग करती है। न्यायालय ने संस्थानों से इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स और शिकायतों के खुलासे जैसी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने को कहा और पारदर्शिता बनाने के लिए शासन को जवाबदेह कहा। दोस्तों, इससे क्या बदलेगा? तो अगर यूजीसी इन सुझावों को अपना लेता है तो कॉलेजेस विश्वविद्यालय में शिकायत निवारण के तंत्र तेज और सशक्त हो सकते हैं, जिससे कि छात्र आत्महत्या और उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। अब ये देखना होगा कि यूजीसी द्वारा 2 महीने में प्रस्तुत किए गए संशोधित ड्राफ्ट में क्या सख्ती और प्रक्रियागत बदलाव प्रस्तावित होते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम निर्देश जारी किया है, जिसमें यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड से जुड़ी समस्याओं को तत्काल सुलझाने की बात की गई है। विशेष रूप से दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित दिव्यांगजनों के लिए ये निर्देश बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति चैताली चैटर्जी दास की पीठ ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दिव्यांगजनों के वकीलों के साथ बैठकर इन शिकायतों का समाधान करें। शिकायतें ये थी कि बंगाल में जारी यूडीआईडी कार्ड को अन्य राज्यों में मान्यता नहीं मिलती और कार्ड धारकों की पुनर्मूल्यांकन की कोई व्यवस्था भी नहीं है। राज्य अधिकारी ने बताया कि देश भर में दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर कार्ड का रंग तय किया जाता है। 40% से कम वाले सफेद, 40 से 80% के बीच में पीला और 80 से अधिक वालों को नीला कार्ड दिया जाता है। लेकिन केंद्रीय संस्थान जैसे रेलवे और नेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन कार्डों को मान्यता नहीं देते और अपनी अलग मूल्यांकन प्रणाली अपनाते हैं। हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस अस्पताल में दुर्लभ बीमारियों के लिए बनाए जा रहे 50 बेड वाले सीसीयू में मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी के लिए 3 और अन्य बीमारियों के लिए 2 बेड आरक्षित करने के आदेश दिए और साथ ही BIPAP मशीन और स्लीप स्टडी डिवाइस खरीदने का निर्देश दिया है। ये फैसला दिव्यांगजनों के अधिकारों और स्वास्थ्य सेवाओं की समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, सुनते हैं जीन मेकिंग वर्कशॉप के बारे में। बिलीव इन द इनविजिबल ये संस्था ला रही है एक अनोखी जीन मेकिंग वर्कशॉप इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 में। ये वर्कशॉप निःशुल्क है, सभी आयु वर्ग के लिए खुली है और इसमें भाग लेने के लिए किसी पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है। बस जरूरत है आपकी जिज्ञासा और रचनात्मकता की। 4 इंटरैक्टिव बैचेस में प्रतिभागी जानेंगे कि कैसे कला, शब्दों और कहानियों के माध्यम से जीन बनाई जाती है। दोस्तों, जो जानते नहीं हैं उनको बता दें कि जीन एक ऐसा छोटा सा हस्तनिर्मित बुकलेट होता है जो आत्म अभिव्यक्ति, अनुभव और कल्पना को दर्शाता है। हर जीन एक व्यक्तिगत जोन बन जाता है जहां आप अपने विचारों और भावनाओं को साझा कर सकते हैं। वर्कशॉप की तारीखें हैं 9 अक्टूबर सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे, 10 अक्टूबर सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे। हर बैच 1.5 घंटे का होगा और सामग्री स्थल पर उपलब्ध होगी। खास बात तो ये है कि सबसे प्रभावशाली जीन को पर्पल फेस्ट 11 और 12 अक्टूबर को प्रदर्शित भी किया जाएगा, जहां हर कोई उन्हें देख सकेगा और सराह सकेगा। तो आइए अब मिलकर रचे, व्यक्त करें और जश्न मनाएं। पर्पल फेस्ट में रचनात्मकता और समावेशिता का रंग बिखेरे जीन मेकिंग वर्कशॉप के माध्यम से। दोस्तों, खबर सुनते हैं दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय विधेयक के एक अहम अंतर की ओर ध्यान खींचते हुए कहा है कि अधिकारों से जुड़ी एक बड़ी खामी ठीक करने की जरूरत है। विशेष खंडपीठ ने सुझाव दिया है कि राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में ऐसा प्रावधान जोड़ना चाहिए जिससे अगर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के तहत अलग अलग चिन्हित सीटें खाली रखी जाती हैं तो उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र में लिया जा सके। ये मामला नीट यूजी 2022 के एक आग्रह से जुड़ा था, जिसमें के याचिकाकर्ता ने अपनी PWD कक्षा के तहत सीट आवंटन की मांग की थी।
कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक नौकरी के मामले में तो खाली सीटों को अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान एक्ट में है, पर उच्च शिक्षा के आरक्षण के लिए ऐसा प्रावधान वर्तमान में मौजूद नहीं है। इस असमानता के चलते कई बार विकलांग आवेदकों को फायदा नहीं मिलता और सीटें अनावृत रह जाती हैं। पीठ ने ये भी निर्देश दिया कि ये मामला नीति निर्माण का विषय है, इसीलिए इसे कानून के आयोग को भेजकर अध्ययन करना चाहिए और RPWD एक्ट में उपयुक्त संशोधन की सिफारिशें मांगी जानी चाहिए ताकि उनमें सुधार किया जा सके। अदालत ने कहा है कि अगर कानून में ये प्रावधान होता तो विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लक्ष्य और अधिक साकार हो पाते। न्यायालय ने कहा कि कोर्ट खुद कानून बनाने में नई धाराएं जोड़ने का स्थान नहीं है। ये यूनियन ऑफ इंडिया और संसद का काम है कि वे नीति बनाकर इस असमंजस को दूर करें ताकि आरक्षण के असली उद्देश्य विकलांग लोगों को समुचित अवसर देना को पूरा किया जा सके। समापन में ये कदम उच्च शिक्षा में समावेशन और न्याय संगत पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सिफारिश है और अब ये देखा जाना है कि कानून आयोग और केंद्र सरकार इस पर क्या सिफारिशें और प्रस्ताव पेश करते हैं। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है।
इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। दिव्यांगजनों के लिए फ्री नौकरी का मौका। कंपनी ब्लूडार्ट। स्थान कीर्ति नगर, मुंडका आदि पद। ऑपरेशन स्टाफ वेतन कंपनी के अनुसार योग्यता 10वीं 12वीं पास। दिव्यांगता हाई LD, लो विजन। आयु 18-38 वर्ष। फ्री ट्रेनिंग प्लस समय पर वेतन। संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क 8800004334। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब एक अनोखे प्ले के बारे में बात करते हैं। एक नया नाटक रीयूनियन बंगलौर में मंचित होने जा रहा है, जो दिव्यांगता, दोस्ती और पहचान पर गंभीर और संवेदनशील बातचीत खोलता है। फर्स्ट ड्रॉप थिएटर द्वारा तैयार ये प्रदर्शन 4 बचपन के दोस्तों की कहानी बताता है, जो अलग अलग विकलांगताओं के साथ फिर मिलते हैं और अपने अनुभवों, कमियों, टिकाऊता और पहचान के सवालों को खोल कर रख देते हैं। नाटक का उद्देश्य दृश्यों के माध्यम से उन मान्यताओं, पूर्वाग्रहों और रोक टोक पर सवाल उठाना है जो कि समाज में अक्सर विकलांगता के बारे में नजर आती है। ये नीति बनाम व्यवहार, लिंक के साथ इंटरसेक्शनैलिटी और अदृश्य विकलांगताओं जैसे मुद्दों पर भी सोचने को मजबूर करती है।
नाटक का बीज कोविड-19 के दौरान रखा गया था, जब फर्स्ट ड्रॉप ने प्लेबैक थिएटर प्रशिक्षण ऑनलाइन चलाकर विकलांग समुदाय तक पहुंच बनाई और अनुभवों और वास्तविक जीवन की कहानियों को मिलाकर ये फ्रिक्शन कथा बनाई। इसीलिए किरदारों की आवाजें जमीन से जुड़ी और वास्तविक लगती हैं। शो बेंगलोर के इंटरनेशनल सेंटर में 20 सितंबर को शाम 5:30 बजे प्रस्तुत होने जा रहा है। मंचन व्हील चेयर एक्सेसिबल होगा और प्रदर्शन में भारतीय साइन लैंग्वेज व्याख्या तथा लाइव ऑडियो डिस्क्रिप्शन की सुविधा भी दी जाएगी ताकि सभी दर्शकों के लिए ये सुलभ रहे। नाटक के बाद एक पैनल चर्चा भी करेगा जिसमें कि इस क्षेत्र के लिए सक्रिय काम कर रहे विशेषज्ञ मुद्दों को उठाएंगे और बताएंगे कि दर्शक, सहयोगी और नीति निर्माता क्या कर सकते हैं ताकि रोजमर्रा की चुनौतियां कम हो। दोस्तों, सच मानिए, 4 दर्शक मित्रों के बीच हुए ठहाकों, झगड़ों और संवेदनशील वार्तालापों के जरिए विकलांगता के जटिल अनुभव को समझना और सहानुभूति से बाहर निकलकर ठोस सवाल और समाधानों को प्रेरित करना एक अनोखा अनुभव होगा। दोस्तों, अब वक्त हो चला है अंतर्राष्ट्रीय खबरें सुनने का। शुरुआत करते हैं टेक कंपनीज की पहुंच बढ़ाने वाली नई सुविधाओं के साथ। बड़े टेक प्लेयर्स ने अपनी सेवाओं और डिवाइसेस में नई एक्सेसिबिलिटी फीचर्स की घोषणा की है, जिसमें कि स्क्रीन रीडर में सुधार, स्मार्ट टीवी और बैंकिंग एप्स के लिए सहायक विकल्प और उपकरण सहायता पर फोकस शामिल है। ये डिजिटल पहुंच में सुधार की जानकारी, वित्तीय सेवाएं और मनोरंजन तक निष्पक्ष पहुंच बढ़ाता है और तकनीकी के पारदर्शी उपयोग से रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन टेक कंपनीज में शामिल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गूगल टीवी, हनीवेल, उबर ईट्स, सीवीएस हेल्थ, स्पोकन आरएक्स और कॉमकास्ट के साथ साथ एक्सफिनिटी जैसी टेक कंपनीज। बढ़े चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीति और एक्टिविटी का समेकित सारांश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित एक समेकित राउंडअप ने शिक्षा, रोजगार, सहायक तकनीक और आपदा प्रतिक्रिया से जुड़ी 100 से भी अधिक खबरों और नीतिगत अपडेट्स को क्यूरेट किया। ये एक ही जगह पर वैश्विक रुझान और विशेषज्ञ विचार दिखाता है, जिसे ओपीडी और नीति निर्माता तेजी से प्रेरणा और रणनीति से ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वैश्विक बुलेटिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों, समाचार साइट्स और विशेषज्ञ स्रोतों से संचयित विषयवार क्यूरेट किया गया अपडेट होता है, जो विकलांगता से जुड़े ताजा रुझानों, नीतियों और गतिविधियों का एक स्थानीय अवलोकन देता है। आपको बता दें कि डिसेबिलिटी डीब्रीफ एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन है जिसे पीटर टॉरेस फ्रेमलिन और उनकी टीम बनाते हैं। ये एक समर्पित प्लेटफॉर्म है जो विकलांगता पर वैश्विक खबरें, विश्लेषण और मूल अनुभव क्यूरेट करते हैं। डिसेबिलिटी डीब्रीफ की लाइब्रेरी और न्यूज क्यूरेशन 160 से भी अधिक देशों तक फैली हुई है। ये सामग्री समेटती है और दुनिया भर के रुझानों, नीतियों और लोक कथाओं का समेकित अवलोकन देती है। दोस्तों, डिसेबिलिटी डीब्रीफ आपको पे व्हाट यू कैन आधार पर साप्ताहिक न्यूज लेटर भी भेज सकता है। बढ़े चलते हैं अगली खबर की तरफ। छोटे अनुदान और वित्तीय समावेशन पर अंतर्राष्ट्रीय वकालत। दोस्तों, एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता गठबंधन और संबंधित फोरम ने छोटे माइक्रो अनुदान देने और वित्तीय समावेशन तथा सहायक प्रौद्योगिकी एटी के समर्थन के लिए साझेदारियों की रिपोर्ट साझा की। स्थानीय मंचों को वित्त और तकनीकी मदद मिलने से समुदाय आधारित रिकवरी और असिस्टिव सर्विसेज की उपलब्धता बेहतर होती है। बढ़े चलते हैं अगली खबर की तरफ। इंक्लूजन इंटरनेशनल कांग्रेस के निष्कर्ष और आह्वान। दोस्तों, इंक्लूजन इंटरनेशनल के हालिया विश्व कांग्रेस ने 75 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक कार्रवाई, बौद्धिक विकलांगता के लिए समुदाय आधारित समावेशन और नीतिगत समेकन का आह्वान किया। वैश्विक प्रतिज्ञाएं सिद्धांतों से नीतियों में तब्दील हो तो सेवाओं और अधिकारों में दीर्घकालिक परिवर्तन संभव है।
सुनते हैं श्रम बाजार में सुधार की रिपोर्ट, रोजगार की तरफ रुझान। एक ताजा लेबर मार्केट रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि कुछ देशों में विकलांग व्यक्तियों की रोजगार भागीदारी और लेबर फोर्स प्रविष्टि में सुधार आया है, परंतु आर्थिक असुरक्षाएं अब भी बनी हुई हैं। बेहतर नियोजित नीतियां और समर्थन सेवाएं होने पर ये सुधार टिकाऊ बन सकता है। वहीं कमजोर सुरक्षा नेट वाले समूह जरूरतमंद ही रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर हम अब तक सुन रहे थे देश और दुनिया से जुड़ी डिसेबिलिटी सेक्टर से आती तमाम खबरें। अब हम सुनने जा रहे हैं इस शो का एक ऐसा सेक्शन जिसमें हम जायजा लेते हैं DEPWD MSJE डिपार्टमेंट की तरफ से आती सोशल मीडिया अपडेट्स का। आइए सुनते हैं पहली सोशल मीडिया अपडेट। NDFDC इंडिया दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग MSJE के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ये वित्तीय सहायता और विकास योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। #जीवन को सशक्त बनाना, अवसरों को सक्षम बनाना। इसके साथ जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं NDFDC नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, कंसेशनल लोन्स फॉर इनकम जनरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एटसेट्रा, विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना, माइक्रो लोन्स फॉर SHGs और JLGs ऑफ PWDs एक्सटेंडेड वाया MFIs और NGOs, एजुकेशन लोन्स एट कंसेशनल रेट्स, loans at 4% interest rate for higher education of PWDs, additional support, skilling, job portal registration, marketing support, etc. For more details, log on to ndfdc.nic.in. अगली पोस्ट के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बताते हैं कि छतरपुर मध्य प्रदेश से देश भर के 75 से भी अधिक स्थानों पर सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर लिया गया। लगभग 40,000 लाभार्थियों को एडिप व राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिसका क्रियान्वयन एलिम्को नोडल PSU द्वारा किया गया। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ साथ इस कार्यक्रम की कई तस्वीरें भी साझा की गई हैं, जिसमें दीप प्रज्वलन के समय की तस्वीरें और साथ ही साथ PMO इंडिया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की प्रतिभागियों से बातें करते हुए तस्वीरें साझा की गई हैं। इस वितरण समारोह की तस्वीरों में हम कई विकलांगजनों को व्हीलचेयर प्राप्त करते हुए देख सकते हैं। इसके पश्चात अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के बारे में। दिव्यांग छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर, शिक्षा में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियों के माध्यम से दिव्यांग छात्रों को बड़े सपने देखने, अधिक हासिल करने और एक उज्जवल आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। ये छात्रवृत्तियां वित्तीय सहायता से कहीं अधिक हैं। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर और सच्चे समावेशन के द्वार खोलती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक शिक्षार्थी को चमकने का अवसर मिले। अपनी सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं और अभी अपना आवेदन भेजें scholarships.gov.in के माध्यम से। इसी पोस्ट के साथ जुड़े ग्राफिक के माध्यम से विभाग लिखते हैं स्कॉलरशिप 2025-26 फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर क्लास 11 टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा, top class scholarship for undergraduate and postgraduate degree or diploma in notified institutions of excellence in education. Last date for online application 31st of October 2025. For more information, log on to scholarships.gov.in. अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं हिंदी पखवाड़े के बारे में। हिंदी पखवाड़े के अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी ने
राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान व साइट सेवर्स इंडिया के सहयोग से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर लिखी गई समावेशी कार्यशैली रेसिपी एक्सप्रेस पुस्तक के हिंदी व गुजराती संस्करण का विमोचन किया। समावेशी कार्यशैली रेसिपी एक्सप्रेस पुस्तक नीति निर्माताओं, प्रशासकों और शिक्षकों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी वातावरण के महत्व पर प्रकाश डालती है। दिव्यांगजनों के लिए समावेशी वातावरण न केवल उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करता है, बल्कि उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। दोस्तों, इस समय की कुछ तस्वीरें भी साझा की गई हैं, जिसमें सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी और उनके साथ साथ उपस्थित मान्यवर गण कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आते हैं। अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों को दिव्यांग यानी दिव्य क्षमताओं से संपन्न मनुष्य मानकर उनके लिए नई परिभाषा गढ़ी है। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत परिवर्तनकारी नीतियों और पहलों को बढ़ावा मिला है। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने एक वीडियो भी साझा किया है। आइए इस वीडियो को सुनते हैं। जिन्हें दुनिया कभी विकलांग कहकर बुलाती थी, उन्हें पीएम मोदी ने कहा दिव्यांग, यानी दिव्य शक्तियों के धनी। यहीं से शुरू हुआ सोच और नजरिए का परिवर्तन। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक कदम से दिव्यांगजनों को न केवल एक नई पहचान मिली, बल्कि उन्हें क्रमबद्ध तरीके से वे सारी सुविधाएं पहुंचाई गईं जिसके वे हकदार थे। पिछले 11 सालों में सरकार द्वारा सुगमता से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और खेल जैसे क्षेत्रों में उठाए गए कदमों से आज दिव्यांगजनों का जीवन आसान हुआ है और आज वे अपने प्रयासों से देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। 2015 में शुरू किए गए सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में सुगमता लाई गई ताकि दिव्यांगजन बसों, ट्रेनों और मेट्रो में आसानी से सफर कर सके और सरकारी भवन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि तक आसानी से पहुंच सके। यही नहीं, सरकारी वेबसाइट्स पर भी अब दिव्यांगजन आसानी से लॉगिन कर आवश्यक सूचना पा सकते हैं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जब मैं विकलांग से दिव्यांग की बात करता हूं, तब जब हम ऐसे अपने जनों से मिलेंगे, अपनों से मिलेंगे, तब हमें अब उस पे क्या कमी है उस तरफ हमारा नजरिया नहीं जाएगा, उस तरफ हमारी सोच नहीं जाएगी। कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी उसमें है उस तरफ हमारी नजर जाएगी। दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समाज में संतोषजनक तरीके से समावेश के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। यूडीआईडी कार्ड ने दिव्यांगजनों को साफ तौर पर पहचान दिलाई और सरकार की सुविधाओं तक उनकी सीधी पहुंच बनाई। दिव्यांगजनों के लिए खेलकूद योजना शुरू की गई। सरकार की सोच और नीतियों में परिवर्तन का ही ये परिणाम है कि भारत ने पैरालंपिक और एशियन पैरा गेम्स में रिकॉर्ड मेडल हासिल किए। पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में भारत ने अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते। हर स्पोर्ट्स में से कुछ एथलीट से मोदी जी इंटरेक्शन कर रहे थे और उसी में उन्होंने ये मोटिवेट करा कि इट डजंट मैटर अगर आप जीतो या आप हारो, आप अपना बेस्ट दो और आप खुल के खेलो। बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप
पीएम का मतलब है परम मित्र। जहां निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ने दिव्यांगजनों के इलाज की चिंता घटाई, वहीं स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग योजनाओं ने हजारों दिव्यांग युवाओं को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में नया आत्मविश्वास दिया। कौशल विकास योजना के तहत लगभग 148 करोड़ रुपए की लागत से 1,42,000 दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। सरकार ने जनवरी 2024 में दिव्यांगजनों की समस्याओं को हल करने और उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा शुरू की। विकलांग से दिव्यांग, ये रूपांतरण केवल शब्दों का नहीं बल्कि सोच और संवेदना का है, और यही पीएम मोदी का संदेश भी है। दिव्यांगजन बोझ नहीं बल्कि देश की शक्ति है, और यही शक्ति विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में बदलने में अहम भूमिका अदा कर रही है। दोस्तों, इसके पश्चात अपनी पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, संप्रेषण की कला जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती है। हम जानते हैं कि श्रवण बाधित व्यक्ति के साथ संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में श्रवण बाधित व्यक्ति द्वारा एक बधिर व्यक्ति से संवाद करने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने एक वीडियो जारी किया है जिसके माध्यम से उन महत्वपूर्ण संवादों की प्रक्रिया की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को सुनते हैं। बधिर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, यदि श्रवण व्यक्ति बधिर व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि श्रवण व्यक्ति स्वयं बधिर व्यक्ति के पास जाकर धीरे से उनके कंधे पर टैप कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। जब श्रवण या बधिर व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखते हैं, उस समय श्रवण व्यक्ति अपने हाथों को इस प्रकार हिला सकते हैं जिससे बधिर व्यक्ति और श्रवण व्यक्ति दोनों के बीच आई कांटेक्ट हो। जब श्रवण व्यक्ति और बधिर व्यक्ति दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तब बातचीत के दौरान श्रवण व्यक्ति को इधर उधर नहीं देखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप संकेतों, हाव भाव, व्याकरण आदि को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप बातों को सही से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ध्यान देना और आई कांटेक्ट बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तब वह अपना परिचय देते हैं। उसी तरह जब श्रवण और बधिर लोग एक दूसरे से मिलते हैं तब उन्हें भी अपना परिचय देना चाहिए, जैसे हेलो, नमस्ते, आपका नाम। जैसे मेरा नाम अमित है, मैं एक बधिर व्यक्ति हूँ या मैं एक श्रवण व्यक्ति हूँ। यदि बधिर व श्रवण व्यक्ति इंटरप्रेटर के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में श्रवण व्यक्ति को इंटरप्रेटर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंटरप्रेटर का काम सिर्फ भाषाई सुगमता देना है। इसीलिए इंटरप्रेटर को नहीं, बधिर व्यक्ति को देखकर बातचीत करनी चाहिए। शुरू से ही बधिरजन सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। ये उनकी भाषा है और उनकी संस्कृति है। श्रवण व्यक्ति को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन सभी चीजों का सम्मान करना चाहिए। श्रवण व्यक्ति को बधिरजनों से, चाहे वह किसी भी उम्र के हों, उनसे शांत स्वभाव और सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए। किसी भी तरह का नकारात्मक बर्ताव नहीं दिखाना चाहिए।
दोस्तों, इस वीडियो को हमें यही रोकना होगा क्योंकि समय की कमी है और हमें इस वक्त प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को समाप्त करना होगा। हालांकि ये पूरा वीडियो आप DEPWD MSJE के फेसबुक पेज पर एक्सेस कर सकते हैं। शो में फिलहाल इतना ही। एक बार सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए अदालत कक्ष के बाहर एक विकलांग शिकायतकर्ता से किया संपर्क। दिल्ली उच्च न्यायालय और UGC के निर्देश पर समावेशी सुरक्षा की मांग। UDID कार्ड से जुड़ी समस्याओं पर कोलकाता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुनेंगे जीन मेकिंग वर्कशॉप पर्पल फेस्ट गोवा 2025 में रचनात्मकता के उत्सव के बारे में। UDID और आरक्षण, दिल्ली हाईकोर्ट का संशोधन का आह्वान। बंगलुरु में होने जा रहा है रीयूनियन थिएटर प्ले।